स्वागत है आपका ताल ठोक के बहस। आज हम लेकर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, यहां इंदिरा गार्डन से, जो कि कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि आज शाम वोटों की बारात की बड़ी बहस यहीं रायबरेली के इंदिरा गार्डन से होगी, लेकिन अभी समय है ताल ठोक की बहस का। और आज का सवाल यह है कि हिंदू हित की बात करना सांप्रदायिकता है तो मुस्लिम हित की बात करना सेक्युलरिज्म कैसे है। आज का मुद्दा यह है कि सियासत में मजहबी कार्ड के खिलाफ बोलना क्या सांप्रदायिकता माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से यह बहस शुरू हुई। यूपी के फतेहपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बने। उन्होंने कहा कि रमजान हो या दिवाली, होली हो या ईद, हर त्योहार पर सबके लिए पूरी बिजली आए, बराबर बिजली आए। लेकिन विरोधी दलों की दलील है कि पीएम ने मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है और चुनाव आयोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी में मजहब के नाम पर सरकारी कार्यक्रम बनते हैं? क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण कराने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? और आज की बहस में सवाल यह भी होगा कि मजहब के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के रुख सख्त होने के बावजूद क्यों पार्टियां खुले तौर पर अपने उम्मीदवारों की मजहबी चुनाव को सेलिंग पॉइंट बनाकर लोगों के बीच में लेकर जाती हैं? क्यों किसी एक समुदाय को डर दिखाया जाता है कि हमें वोट करो, नहीं तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा? तो इन सारे सवालों पर आज की बहस ताल ठोक की। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री निश्चित हार को देखते हुए बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं। ध्रुवीकरण करने के लिए चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। भाई, आपने 5 साल ध्रुवीकरण किया। उत्तर प्रदेश की थाना में कोई सामान्य व्यक्ति एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। उसको पूछा जाता था कि आपकी जात क्या है, आपकी धर्म क्या है। ये 5 साल आपने क्या किया? आपने 5 साल ही नौकरी बांटा उसी आधार पे। आपने 5 साल सारे सरकारी सुविधा आपकी आधार पे बांटा, ध्रुवीकरण के आधार पे बांटा। और उसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न उठाया तो आपकी पेट में पीड़ा होती है। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। मतदाताओं को गुमराह करना ये राजनीतिक गुनाह है, ये अपराध है, ये पॉलिटिकल क्राइम है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। बताओ कि आपको लैपटॉप मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है? क्यों नहीं मिला है भाई? सरकार को कहती है बहुत लैपटॉप बांट दिए, क्यों नहीं मिला है? क्योंकि लैपटॉप देने के पहले आपका धर्म पूछते हैं, आपकी जाति पूछते हैं। अगर धर्म और जाति मैच नहीं होती है तो आपको लैपटॉप नहीं देंगे। अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे न। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि हिंदू हित की बात सांप्रदायिक, लेकिन मुस्लिम हित की बात सेक्युलरिज्म क्यों? दूसरा सवाल है कि सबका साथ सबका विकास आतंक फैलाने की बात कैसे हो सकती है? तीसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री का सबका विकास का नारा क्या वोटों के लिए सांप्रदायिक कार्ड है? चौथा सवाल है कि यूपी में भेदभाव का पीएम का आरोप गलत है।
और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में मजहब पूछकर विकास का एजेंडा तय होता है? भारत माता की। चार लोग हमारे साथ हैं। राजीव राय हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। एमएच खान हमारे साथ हैं, वो बीएसपी के यानी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं। और राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो संघ से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में प्रोफेसर भी हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। आप सबका स्वागत है। राजीव राय साहब, आप कहें तो मैं वो बयान सुना दूंगा जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अखिलेश जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों के पक्ष में काम नहीं करते। उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदे एक लिस्ट जारी की गई, आपको याद होगा तब हुआ मामला जब झगड़ा चल रहा था परिवार का, तो पूरी एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 25-26 काम गिनाए गए कि हमने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए ये सारे काम किए हैं। सर आज 1.5 मिनट का समय आपके पास है। पहला, आप 25 तो नहीं गिना पाएंगे 1.5 मिनट में, 10, 12, 13, 15 जितने गिना पाए सर, धर्म के आधार पर गिनाइएगा। हिंदुओं के लिए कितने काम किए आपकी सरकार ने? रोहित जी एक तरफ आप कहते हैं कि धर्म के नाम पर बोलना नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर मुझे कार्य गिनाने के लिए कह रहे हैं, ये दुखद बात है क्योंकि प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एजेंडा सेट कर दिया। जब प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उतरकर शमशान और कब्रिस्तान की बातें करने लगते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कभी भी धर्म के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। आप प्रधानमंत्री जी ने कल कब्रिस्तान का नाम लिया तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में अंत्येष्टि स्थल नाम की एक स्कीम भी है जिसमें 755 14-15 में 715 55 15-16 में और अब तक 100 बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी रमजान और होली दिवाली की बात कर रहे थे तो मैं आपकी जानकारी के लिए आंकड़ों के साथ बता दूं, जो भी बोल रहा हूं प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोल रहा हूं, तथ्यों के साथ आंकड़े हाथ में लेकर बोल रहा हूं। 13,500 मेगावाट की बिजली अगर रमजान में दी गई तो दिवाली में 15,400 मेगावाट की बिजली दी गई। अगर हज जाते हैं तो हिंदुस्तान में पहली बार श्रवण यात्रा भी हमारे सरकार ने शुरू की, जो हिंदू बुजुर्गों को चारों धाम की यात्रा पर भेजते हैं। अगर हमने हज हाउस बनाए तो हमने अयोध्या चित्रकूट में हिंदू धार्मिक स्थलों को भी बनाए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होती है, न हमारी सरकार ने कभी मुसलमानों के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर या मजहबों के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी वोट मांगा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हिंदू के पक्षधर बनते हैं, हिंदू की बातें करते हैं, उन्होंने आज तक उनके राज्यों में क्या किया उसका हिसाब लेकर नहीं आते हैं। सारी बातें उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आता है तो एक उस निचले स्तर तक पहुंच गए हैं। और मुझे दुख है कि अगर कोई छोटा मोटा दूसरे तीसरे दर्जे का नेता होता तो ठीक है, प्रधानमंत्री जब इस भाषा पर आ जाते हैं, शमशान और मंदिर और मस्जिद और पुलिस थाने की। सर 1.5 मिनट पूरा हो गया आपका, 1.5 मिनट का समय पूरा हो गया सर। मैंने आपसे केवल इतनी सी इल्तिजा की थी कि आप 10, 12, 15 जितने काम गिनाना चाहें कि आपने हिंदुओं के लिए किए हैं, आपने 2-3 करके सर उसमें भी बैलेंस लगाए थे पूरा कि हमने हज हाउस बनाया तो हमने ये भी किया, हमने कब्रिस्तान बनाए तो हमने ये भी किया, हमने यहाँ पे पेंशन सब्सिडी दी तो हमने ये भी किया। सर सीधे सीधे 10-12 काम बता देते तो मैं मान लेता कि जैसे 26 कामों की लिस्ट आपके मुख्यमंत्री ने जारी की थी 1 मिनट आपको इतराज है, एक तरह आप मुझे स्टूडियो में बैठाकर हिंदू के नाम पर मुसलमानों के नाम पर बुलवाना चाहते हैं, वो काम करने में नहीं आया हूं आपके स्टूडियो में। सर मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था सर, मैं पढ़ने लगूंगा। आपके मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कहानी है सर, आपकी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कहानी है सर, आपके प्लान्स में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कहानी है सर, आपके वादों में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कहानी है सर। बहुसंख्यकों के लिए क्या है सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं। या फिर उनको आप गिनते नहीं है क्योंकि वहां से ब्लॉक वोटिंग नहीं होती है, वहां पे कहीं से फरमान नहीं आता कि सब एक तरफ जाके वोट डालेंगे, तो इसलिए आप उनको छोड़ देते हैं। ये आपका जजमेंट है, ये आपकी सोच है।
ये आपका जजमेंट और आपका सोच है। उत्तर प्रदेश की जनता सब सारे जो लोग बातें करते हैं शमशान की और मंदिर की और मस्जिद की, उनसे सवाल पूछ रही है। हमारी सरकार हमारे मैनिफेस्टो में अगर आप निष्पक्ष होकर पढ़े तो समाज के सभी वर्गों के लिए है, सभी वर्गों के लिए। मेरे पास भी है सर, मैं भी लेकर आया हूँ। मैं गिनवाने लगूं तो मैं भी लेकर आया हूँ। जो अगर मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ती है तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बढ़ती है। मैं सिर्फ कुछ उदाहरण इसलिए आपको दे दिया कि आप ये ना कहें कि हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए है, और आप फिर उसी लाइन पर हमसे बोलना चाहते हैं तो बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ बना दीजिए सर। भारत सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बंद क्यों नहीं कर देती है? सर क्लासिफाई करके प्लान करते हैं ना अल्पसंख्यकों के लिए। अगर है तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बंद क्यों नहीं कर देते हैं? 40 उसका बजट क्यों बढ़ता है? सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। मैं आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने ये सारे काम भारत सरकार सर तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ जवाब आप देने आए हैं, आप जवाब देने आए हैं, सवाल पूछने बैठ गए। अब मेरी बात भी सुन लीजिए, बताइए ना राजीव राय साहब, अगर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत ये सारे काम हो रहे हैं तो बोलिए कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत हमको फोर्स करती है ये सारे काम करने के लिए कि अल्पसंख्यकों के लिए करो, और वही पैसा देती है। राजीव साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सर। संबित पात्रा मेरी आवाज आपको आ रही है? जी संबित पात्रा, मेरा सवाल यह है कि अगर उनके पास पूरी फहरिस्त है गिनाने के लिए, जैसा कि वो गिना भी रहे थे, और खास तौर पे सुबह से जो उन्होंने प्रोपोगेट किया है कि रमजान के दिन 13,000 मेगावाट और दीपावली के दिन 15,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उपलब्ध थी और प्रोवाइड की गई, तो प्रधानमंत्री ने या तो आप लोगों ने गलत डेटा प्रोवाइड किया, उसके आधार पर वहां पर हमला बोला, या फिर जानबूझकर इस मामले को, चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के लिए यह बोला। सच क्या है आप बताएंगे? रोहित जी, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों की बात कही। दोनों पक्षों की बात अर्थात उन्होंने कहा दोनों हिंदू हो या मुसलमान, सबका साथ सबका विकास। अगर स्मशान की बात करें तो हमें कब्रिस्तान की भी बात करनी चाहिए, अगर ईद की बात करें तो दिवाली की भी बात करनी चाहिए, और यही होना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास है। मगर आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि अगर हम बिजली रमज़ान में देते हैं तो आप दिवाली में भी दीजिए। ये आंकड़े हैं, आप देखिए। ये चिट्ठी 28 जुलाई 2016 को राजीव शर्मा, जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भारत सरकार को लिखा है और उन्होंने कहा है कि एक हमने कमेटी गठित की थी जो गांव-गांव जाके उन्होंने जांच की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, और पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस ग्राउंड्स व्हाइल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम। फिर क्या पनिशमेंट देना चाहिए यह भी इस चिट्ठी में है, और यह हर गांव की कहानी हो रही है। बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश में जानता है कि अगर आप मुस्लिम हैं या किसी पर्टिकुलर समुदाय के हैं तो आपके घर की बिजली का काम तो अखिलेश जी की सरकार करेगी, मगर आप हिंदू हैं तो आपके घर की बिजली का काम नहीं किया जाएगा। और ये कोई आज की बात नहीं, बहुत सालों से चल रही है। आप देखिए, बजट को देख लीजिए। एक बजट में इन्होंने फाइनेंशियल एड दिया है, 20,000 रुपए प्रति मुस्लिम बच्ची को दिया जाएगा। हमारी बेटी उसका कल। मैं पूछ रहा, अच्छी बात है कि मुसलमान बच्ची जो है वो हमारी बेटी है, हिंदू की बेटी हमारी बेटी नहीं है, सिख की बेटी हमारी बेटी नहीं है, उसका क्या कोई कल नहीं है? सिख की बेटी का कोई कल नहीं है क्या? ये हमेशा क्यों हमारी बेटी? बताइए। मैं देखिए, मेरा कंप्लीट तो हो जाए। समय 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट समय हो गया, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो राजीव राय ने पूछा था, और उसका जवाब जानना जरूरी है। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, उसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, तो आरक्षण को लेकर आप बैक ट्रैक क्यों कर जाते हैं? सांप्रदायिक आधार की जब बात आती है, धर्म के आधार की जब बात आती है, तो दीजिए उनके सवाल का जवाब। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय क्यों नहीं बंद कर देते? फिर आप बोलिए सबका साथ सबका विकास मंत्रालय है। देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, 2 विषय है इसमें। नंबर 1, जो आरक्षण दलितों को दिया जाता है, और दूसरा जो आरक्षण समाजवादी पार्टी और बसपा मुसलमानों के लिए मांग रही है। जहाँ तक दलितों के आरक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दोनों ने कहा है, देखिए हज़ारों वर्ष तक दलित भाइयों ने पीड़ा सहा
क्योंकि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में एक वर्ण व्यवस्था थी, हजारों वर्ष की पीड़ा। अब देखिए आने वाले कई 100 वर्षों तक रिजर्वेशन के माध्यम से ही हम उनको आगे ला सकते हैं और दूर कर सकते हैं। मगर जहां तक मुसलमान की रिजर्वेशन की बात है, खुद इस्लाम कहता है कि वहां जाति व्यवस्था है ही नहीं। और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि संविधान में जब ये प्रावधान ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन हो सके तो वो क्यों हो। और हम सवाल समाजवादी पार्टी और बसपा से पूछते हैं, वो आखिर किसके रिजर्वेशन से काट के दलितों के रिजर्वेशन को काटना क्यों चाहती है? क्योंकि 50% का कैप है, आपको दलितों के रिजर्वेशन को काटना पड़ेगा, ओबीसी को रिजर्वेशन से हटाना पड़ेगा, तभी तो आप मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे। सबका साथ सबका विकास मंत्रालय बना देते, बताइए ना सर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बंद करके सबका साथ इसका सवाल तो आप क्यों नहीं बना? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। इसका उत्तर नजमा हेपतुल्ला जी मंत्री थी, उन्होंने खुद दिया था, आपको याद होगा, डिबेट बना था। उन्होंने कहा माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता है, माइनॉरिटी का मतलब जैन भी होता है, माइनॉरिटी का मतलब पारसी भी होता है, माइनॉरिटी का मतलब सिख भी होता है, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान भी होता है। यहाँ तो इस देश में माइनॉरिटी एक शब्द को इन्होंने इस प्रकार से बना दिया है मानो 18% मुसलमान ही तय करेगा उत्तर प्रदेश की सरकार कौन बनाएगा। मायावती जी अभी कह रही थी केवल मुसलमान ही हमें वोट कर दे, हम सरकार बना लेंगे। नहीं ठीक है, सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन तो लीजिए, मायावती जी कह रही थी अगर मुसलमान ही केवल हमें वोट कर देगा, हमें किसी की वोट की जरूरत ही नहीं है, हम सरकार बना लेंगे। ये कमाल की बात है। आपको हिंदुओं की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की जरूरत, सिखों की जरूरत नहीं है। क्या हम इतने निकृष्ट हैं अपने ही देश में? हम कहां चले जाएंगे जनाब? हमें कहां भेज दोगे आप नदी में फेंक दोगे, समुद्र में फेंक दोगे। 18% में हमारी जरूरत नहीं है, और जिस दिन 50% आप हो जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे? आप बोलेंगे देश में क्यों रह रहे हैं आप, यही कहेंगे ना। पात्रा जी आपको भी हिंदुत्व और हिंदू वोट तब याद आता है सर, मैं सही कह रहा हूं, पहले 3 फेज में ज्यादातर वो सीटें निकल जाती हैं जिसमें मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये डेटाज हैं। दूसरी बड़ी बात, एमएच खान साहब, जिस दिन घोषणा पत्र निकला उस दिन आप बोले थे राम के बारे में बात कर रहे हैं। सर मैं तो पूछूंगा सर, बार बार पूछूंगा, जब जब आप भूलेंगे तब तब पूछूंगा, और जब जब लोगों को गोल घुमाएंगे इस पे तब तब पूछूंगा, और आज भी पूछूंगा, वापस आऊंगा तब पूछूंगा राम मंदिर पे भी आपसे। लेकिन उससे पहले एमएच खान साहब आपसे तो कुछ पूछ भी नहीं सकता। आपने तो जब टिकट ऐलान किए, उम्मीदवारों के नाम बताए, तो भी जात और धर्म लिख के बताए सर। आप तो अपने आप में अनूठी पार्टी है। भाई आपको लगता होगा अनूठी पार्टी है, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पार्टी है। आपको पता होना चाहिए, हमने हर बिरादरी को बराबर का, सबको हमने टिकट दिया है, सबको भागीदारी में हिस्सा दिया है। ये संबित पात्रा जी बैठे हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं। जरा इनसे पूछिए कि इनके जो दिल्ली के एमपी वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमान मुझे वोट नहीं देना चाहता है, ना मुझे चाहिए। ये कौन सी भाषा है? जरा संबित पात्रा जी बताएंगे ये कौन सी भाषा है? साक्षी महाराज जो बोलते हैं वो कौन सी भाषा है? योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो कौन सी भाषा है? आप हमारे ऊपर कीचड़ उठाते हैं। हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सबको हमने दिया है, ब्राह्मणों को दिया है, बैकवर्ड को दिया है, दलित को दिया है, यहां तक कि हमने श्रीवास्तव बिरादरी को भी दिया, किसी बिरादरी को छोड़ा नहीं है। और इनके पार्टी का आदमी जब कहे कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए तो वो सांप्रदायिकता नहीं है। हमारे लोगों को, अगर बहन जी कहती है कि हमने इतने लोगों को टिकट दिया है तो सांप्रदायिकता हो जाती है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की बात है? आप देखिए, इनका बिना बारात का दूल्हा चल रहा है। पता नहीं योगी आदित्यनाथ को भी बना देंगे मुख्यमंत्री, पता नहीं साक्षी महाराज को बना देंगे मुख्यमंत्री। ये क्या है इनका कुछ मैनिफेस्टो है? आज प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हमारी पार्टी को नया नाम दे रहा है, क्या मतलब हुआ? आज अभी तक आपको याद नहीं था क्या? आपको हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी, अरे भाई आप, अरे भैया आपके बीच में बोला था क्या पात्रा जी? 1.5 मिनट हो गया आप ना बनिए, मैं कह दूंगा तो फिर आपको बुरा लग जाए। खान साहब अब आवाज कट जाएगी, 1.5 मिनट हो गया। राकेश सिन्हा साहब, अब मैं आपको चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। हिंदू हित की बात की जाए तो वो सांप्रदायिकता है, मुस्लिम हित की बात की जाए तो वो सेक्युलरिज्म है। ये परिभाषाएं किसने तय की? आप बार बार कहते रहिए कि हम मुसलमानों को ये दे देंगे, मुसलमानों को वो दे देंगे, मुसलमानों के लिए इतने टिकट दे दिए। आपसे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं। जैसे ही आप कहिए कि राम मंदिर की बात करना चाहते हैं, गौ रक्षा की बात करना चाहते हैं, तो आपसे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं। रोहित जी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा
वह वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार एवं उनके जैसा काम करने वाली सरकारों को राजधर्म सिखाया। पंथ निरपेक्षता को इन्होंने मकर जाल में बंद कर लिया था, अल्पसंख्यक के जाल में, उससे बाहर निकालकर बताया कि कब्रिस्तान हो कि शमशान घाट हो, इसके बीच अंतर नहीं किया जा सकता है। होली और रमजान में अंतर नहीं करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने इस बात को कह के सांप्रदायिकता फैलाया या पंथ निरपेक्षता को मजबूत करने की बात की? मैं एक उदाहरण देता हूं। बनारस में 8 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है कब्रिस्तान के लिए, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट है जहां पर हिंदुओं को, मृत हिंदुओं सबको जलाया जाता है। अब 100 साल से जैसा घाट है वैसा ही है, जाकर देख लीजिए। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वह नजर नहीं आता है? मैं एक और उदाहरण देता हूं। देवीपट्टनम में 4 करोड़, फैजाबाद में 10 करोड़, बरेली में 17 करोड़, मुरादाबाद में 30 करोड़, मेरठ में 18 करोड़, लखनऊ में 21 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। उन जगहों पर श्मशान घाट की क्या हालत है, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को बता दें। हमें इनके खर्च पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि ऐसा ही 30 करोड़ 21 करोड़ यदि लखनऊ में श्मशान घाट के लिए खर्च होता तो शायद जमीनी स्तर पर आपसी तनाव नहीं पैदा होता। जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है वो समाज को विभाजित करने वाला काम कर रही है, समाज को जोड़ने वाला काम नहीं कर रही है। कब्रिस्तान का, मजारों का राजनीतिक उपयोग आजादी के बाद से ये छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली ताकत। ठीक सर, आवाज चली गई सर, आवाज चली गई आपकी। 1.5 मिनट पूरा हो गया। राजीव राय साहब, उम्मीद करता हूं अब तक आपको याद आ गए होंगे। 10, 12, 15 काम आपने अपनी सरकार से मंगा लिए होंगे कि हिंदुओं के लिए क्या क्या किया हमने, वो बता दें आपको। अगर नहीं बताएं तो मैं एक चिट्ठी पढ़ के सुनाना चाहता हूं सर, अखबार में छपी है, मेरे पास अखबार की कटिंग है। हेडर है, अखिलेश सरकार ने किया विद्युतीकरण में तुष्टीकरण। इस बात का खुलासा सरकार की एक जांच रिपोर्ट में हुआ है। इसको देखने पर पता चलता है कि यूपी सरकार ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए विद्युतीकरण करते वक्त हिंदू इलाकों को छोड़ दिया, जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली पहुंचाई गई। सर 4 मार्च 2016 को यह पत्र भेजा गया था, मुरादाबाद से संसद सदस्य कुंवर सर्वेश कुमार ने लिखा था सर। और ये सारी कहानी उसके बाद सर सामने आती है। सर आप लोग बिजली का भी धर्म कर देते हैं सर, हवा पानी का भी धर्म कर देंगे कुछ दिन में आप लोग, कि इधर हवा नहीं जाएगी, कि इधर हिंदू इलाका, इधर हवा तेज जाएगी, इधर मुस्लिम इलाका। कैसे कर पाते हैं आप लोग ऐसा? रोहित जी अगर कोई झूठ बोलना सीखे, आंकड़ों के साथ फरेब करना सीखे, तो मुझे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान ने 70 सालों बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा दिया है जो मंचों से खड़ा होकर झूठ बोलते हैं, आंकड़ों के साथ फरेब करते हैं। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, जब प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि रमजान और दिवाली में होना चाहिए, तो मेरे पास विद्युत विभाग के आंकड़े हैं 13,500 और 15,400 मेगावाट की। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद की चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की चिट्ठी पढ़ूंगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, सिन्हा साहब बोल रहे थे, सिन्हा साहब बोल रहे थे। राजीव राय जी भाषा को संयत रखिए, राजनीतिक विमर्श में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होता है। राजीव राय जी भाषा को संयत रखिए। मैं बरेली की घटना बताता हूँ। बरेली में पिछली बार दिवाली और होली में बिजली नहीं था, रमजान में 24 घंटे बिजली था। 24 घंटे बिजली होना खराब बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को सिखाकर ये भाषा पे संयत रखिए। आप ऐसा लग रहा है जैसे भारत के प्रधानमंत्री को उपदेश देने आ गए। राजीव राय जी, इतना घटिया स्तर की भाषा उत्तर प्रदेश में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था सिन्हा साहब। सर घटिया भाषा आपकी है राजीव राय जी, घटिया भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं। प्लीज ऐसी घटिया भाषा का अपनी भाषा तो देख ले सर, भारत भाषा तो देख ले सर, पत्र निरपेक्षता को सही रास्ते पर लाने का काम किया है। कौन सी घटिया भाषा बोल दिया? कौन सी घटिया भाषा बोल दिया? जो मैंने आंकड़े दिए, क्या आप आंकड़ों को काट सकते हैं क्या? अभी मैंने जिलों के आंकड़े दिए हैं राजीव जी, अभी मैंने लखनऊ का, बनारस का, देवीपट्टनम का आंकड़े दिए हैं, बरेली का आंकड़े दिए हैं। आप उन आंकड़ों को गलत साबित कीजिए। उत्तर प्रदेश में हरिश्चंद्र घाट, अरे बनारस के हरिश्चंद्र घाट की हालत क्या है राजीव राय जी? वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट की हालत क्या है? काशी का क्या महत्व है? काशी करवट का क्या महत्व होता है? राजीव राय जी चिल्लाने से सरकार के लिए काशी का कोई महत्व नहीं है। सर एक मिनट रुक जाइए सर, सर थोड़ा सा रुक जाइए। समाजवादी पार्टी की सरकार राकेश जी, राजीव जी तोड़ने का काम कर रही है। करते रहे। काशी में अगर गए होंगे, मैं काशी से पढ़ा हुआ हूँ। राकेश जी, राजीव जी से बोलने से प्रधानमंत्री को गाली सर ब्रेक ले रहा हूँ। राजीव जी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। गंगा नदी आपने लिया। राजीव जी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप चिल्लाते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा सर, आप चिल्लाते रह जाएंगे, कोई सुन नहीं पाएगा।
प्लीज इस बात को समझिए, जितना ऊंचा आप चिल्लाते हैं उतनी आपकी आवाज खराब हो जाती है और दर्शकों को समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। सर आपके चिल्लाने से, सर चिल्लाने से क्या होगा? राजीव जी चिल्लाने से क्या होगा? प्लीज आराम से सुनिए ना सर, आराम से बोलिए, आपकी आवाज जा रही है सर, माइक लगा हुआ आपको ना, चिल्लाने से क्या होगा? आज तो बिजली भी आ रही है इत्तेफाकन, इसलिए सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं 13,400 मेगावाट दी, दिवाली के दिन 15,000 मेगावाट दी। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, प्रोफेसर सुनिए, राजीव राय जी, राजीव राय जी मेरी बात सुन लीजिए। दो चीजें, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, मैंने आपका सवाल संबित पात्रा तक पहुंचाया, उन्होंने जवाब दिया। राकेश जी ने सवाल उठाया, वो आपसे जवाब चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है सर कि 13,400 मेगावाट बिजली आप कह रहे हैं रमजान में दी, आप कह रहे हैं 15,000 मेगावाट बिजली दिवाली में दी। सर मुझे केवल ब्रेक के बाद यह बता दीजिएगा, वो 15,000 मेगावाट बिजली किन इलाकों को चमकाने के लिए दी थी आपने? और मुझे बताइएगा सर, उस दिन गाजियाबाद में, नोएडा में, जिन इलाकों में 8-8, 10-10 घंटे बिजली कटती है, वहां बिजली आ रही थी क्या दीपावली के दिन?